आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बेटा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट्स लिखें कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में होता क्या है। सबसे पहले आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन निकला है कैरेक्टर से, ठीक है। इसके अंदर आपने बताना होता है कि एक नॉवेलिस्ट ने या एक ड्रामेटिस्ट ने जो कैरेक्टराइज किया है सारे जो कैरेक्टर्स को किस बेस पे किया है, वो कैरेक्टर्स क्या सिंबलाइज करते हैं, किस क्लास को सिंबलाइज करते हैं, किस मेंटालिटी को सिंबलाइज करते हैं। आपने ये सारी चीज़ें बतानी होती है। आपने ये नहीं बताना कि जी डार्सी जो था वो प्रोटेगनिस्ट था और वो इस तरह का शख्स था, नहीं। वो किस तरह का शख्स था, वो क्या सिंबलाइज करता था, वो किस क्लास को सिंबलाइज करता था, वो किस एरा को सिंबलाइज करता था, अर्बन लाइफ को सिंबलाइज करता था या रूरल लाइफ को सिंबलाइज करता था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को सिंबलाइज करता है या मिडिल क्लास को सिंबलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ ये कि हमेशा कैरेक्टर्स डिवाइड होते हैं। नंबर वन, आपको पता है कि कैरेक्टर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं एक्चुअली ऐसे कैरेक्टर्स जो कहानी के साथ साथ बदल जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि राउंड कैरेक्टर्स हैं। यानी कि कहानी के क्लाइमेक्स के साथ ही एक चेंज आता है राउंड कैरेक्टर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डार्सी की सोच बदल गई, उसका अंदाज बदल गया। सेम इज द केस विद द एलिजाबेथ, उसका प्रेजुडाइज जो है वो उसकी जो परसेप्शंस थी वो चेंज हो गई, उसका प्राइड खत्म हो गया एंड सो ऑन, ये सारी चीजें। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये राउंड कैरेक्टर्स हैं। और बेसिकली जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं वो मेजर कैरेक्टर होते हैं। और इसी तरह फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं जो विद द कहानी के गुजरने के साथ या उसके क्लाइमेक्स के साथ वो चेंज नहीं होते, विद द चेंज ऑफ स्टोरी वो चेंज नहीं होते, हम उनको कहते हैं ये फ्लैट कैरेक्टर्स हैं। और नॉर्मली जो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं वो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो दो तरह के हम कैरेक्टर्स देखते हैं, एक मेजर कैरेक्टर्स एंड देन माइनर कैरेक्टर्स। उसके बाद जब हम मेजर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें मेन हीरो एंड हीरोइन होता है जो भी है। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फिर हम आगे जाके उन मेजर कैरेक्टर्स में और माइनर कैरेक्टर्स में देखते हैं कि जो मेल कैरेक्टर्स थे वो कौन से थे और फीमेल कैरेक्टर्स कौन से थे। कल मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने आपको एक असाइनमेंट दी। मैंने आपको इस वजह से असाइनमेंट दी सो दैट यू शुड नो कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के अंदर आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे कि मेल सूटर्स कौन से थे। और सेम इज द केस विद द फीमेल के बैनर सिस्टर्स क्या थी या फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्राइड एंड प्रेजुडाइज। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन रिलेट करते हैं आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन से, क्योंकि जब हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेल कैरेक्टर्स की एक हम देखते हैं कि उसकी मेंटालिटी क्या है, एंड देन उसके बाद हम फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स में ये थे। और फीमेल में भी कुछ मेजर होते हैं और कुछ माइनर होते हैं। सेम इज द केस विद द मेल कैरेक्टर्स, उसमें भी मेजर कैरेक्टर होते हैं एंड देन माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। और वो मेजर और माइनर फिर ऑन द अदर हैंड हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में एक क्लास को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में हम ये कह सकते हैं कि इस प्राइड एंड प्रेजुडाइज के अंदर तीन क्लासेस थी जो थ्रू कैरेक्टर्स जो है सिंबलाइज हुई। नंबर वन एरिस्टोक्रेसी, नंबर टू मिडिल क्लास एंड नंबर थ्री द सर्वेंट क्लास, ठीक। तो ये तीन क्लासेस थी जो कि थ्रू आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टिन जो है वो शो करती है। फाइनली एक पॉइंट आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में ये भी आ सकता है कि उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो रियल कैरेक्टर्स थे, वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं थे। यानी कि वो रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर थे और रियलिटी को शो करते हैं। और इन कैरेक्टर्स के थ्रू
थ्रू वो क्या क्या थीम्स एलिबरेट करती है, हम वो भी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। अभी मैंने कल एक असाइनमेंट चेक की और उसके अंदर जो क्वेश्चन था, आई थिंक सो मुझे ये लगा कि जैसे किसी ने करंट नोट ही छाप दिया हो। ऐसे नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले देखें टाइटल क्या है क्वेश्चन का, ठीक है, और उसके बाद उसको आगे फर्दर लेके चलें कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। सही, अब बात हो रही है मेल सूटर्स की और उसके अंदर आपने फीमेल कैरेक्टर्स भी डाल दिए, दैट इज द रॉन्ग वे। जब बात मेल सूटर्स की होगी तो मेल सूटर्स हाईलाइट होंगे। सूटर्स किसे कहते हैं? रिश्ता जो होता है ना, रिश्ते वाले, ठीक है, जो रिश्ते के ख्वाहिशमंद होते हैं उनकी बात हो रही है। तो मेल सूटर्स उसके अंदर कौन कौन से थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले डार्सी, देन जो बिंगली, एंड देन मिस्टर कॉलिंस, ये सब मेल सूटर्स थे। और एक और मेल सूटर था, वो था विकम, द जो जिसको हम एज अ विलन कैरेक्टर भी कहेंगे। अच्छा, एक और कैरेक्टर्स के अंदर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में जो हमेशा नॉवेलिस्ट होता है या राइटर होता है, वो फॉयल कैरेक्टर्स यूज करता है। फॉयल कैरेक्टर्स मीन कि ऐसा कैरेक्टर जो कि दूसरे कैरेक्टर को हाईलाइट करते। फॉर एग्जाम्पल, डार्सी के ऑपोजिट कैरेक्टर्स कौन से थे? नंबर 1 विकम, नंबर 2 जो है बिंगली। बिंगली की सोच थोड़ी सी डार्सी से डिफरेंट थी। विकम जो है वो टोटली ऑपोजिट था डार्सी का। कॉलिंस भी फॉयल कैरेक्टर था डार्सी का। अब ये तीनों कैरेक्टर्स मिलके किस किस कैरेक्टर को हाईलाइट कर रहे हैं? दैट इज द डार्सी, जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है ऑफ द नॉवल, और उसको ये तीन फॉयल कैरेक्टर्स हैं जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से फीमेल का भी एक फॉयल कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसी तरीके से एलिजाबेथ का फॉयल कैरेक्टर क्या था? उसकी अपनी बहन जेन, उसकी अपनी जो थी फ्रेंड शार्लोट, और उसके साथ साथ जो है फाइनली जो है बिंगली की जो सिस्टर्स थी, जो कि फजूल किस्म की हरकतें कर रही थी और वो एरिस्टोक्रेसी को सिंबलाइज कर रही थी, वो भी एक्चुअली जो है वो एक फॉयल कैरेक्टर था एलिजाबेथ का, क्योंकि एलिजाबेथ एक अपराइट किस्म की लड़की थी, टू द पॉइंट बात करती थी और जो है गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में देखते हैं। अब कल जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया ना मेल प्रोटैगनिस्ट का, तो बेटा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। जब भी क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी से मिलके कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। कल मैंने आप लोगों को पास्ट पेपर्स भी शेयर किए ताकि आपको अंदाजा हो कि ये आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन ही ऐसे आया होता है, या तो बिंगली सिस्टर्स, ठीक है, बिंगली सिस्टर्स आर कंपेयर टू द बेनेट सिस्टर्स, ठीक है। बेनेट सिस्टर्स के ऊपर नोट आया हुआ है कि बेनेट सिस्टर्स कितनी थी, ठीक है, और उनकी किस तरह की हरकतें थी, जस्ट इतना ही लिखना है। और वो किस क्लास को सिंबलाइज करती हैं, क्या क्या सिंबलाइज करती हैं, ये सारी चीज़ें थीम्स उसके अंदर आप एलिबरेट कर देंगे, ये कैरेक्टर किस किस थीम को जो है वो सिंबलाइज करते हैं, तो आपको बता दें किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, किस मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं ये 5 बहनें। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे बतानी होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। क्वेश्चन है जनाब यहाँ पे, Jane Austen has often been compared to Shakespeare because of the informal character of her work, discussed with reference to Pride and Prejudice. वो यहाँ पे कहती है कि जेन ऑस्टन को अक्सर कंपेयर किया गया शेक्सपियर के साथ, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स जो थे वो इनफॉर्मल थे ऑफ हर वर्क, ठीक है। उसके जो कैरेक्टर्स थे उसके काम के हिसाब से इनफॉर्मल थे, वो इनफॉर्मल वे में लिखा करती थी, सोफिस्टिकेटेड वे में, आम अंदाज में लिखा करती थी, इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग थी, जस्ट लाइक द शेक्सपियर। शेक्सपियर ने भी पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया था, इसलिए हम ये बात करते हैं कि ये इनफॉर्मल कैरेक्टर्स है। इसी तरह जेन ऑस्टन जो है क्रिएट्स डिलाइटफुल कैरेक्टर्स।
इसमें हम कि वो डिलाइटफुल कैरेक्टर जो है उसको क्रिएट करती है। इसमें स्लाइटली ह्यूमर भी था, उसमें बेवकूफ़ियाँ भी थी, ट्राइवलिटीज़ भी उसने दिखाई, रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर भी दिखाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, व्हाट आर हर अदर अचीवमेंट्स, उसकी बाकी अचीवमेंट्स क्या हैं। इनफॉर्मल, देखिए बेटा, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग होता है, एक इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग होता है। जेन ऑस्टन की राइटिंग स्टाइल को कहा गया है कि इसकी लिमिटेड रेंज थी। इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाना, दैट इज द जेन ऑस्टन लिमिटेड रेंज। ठीक है, तो उसकी एक लिमिटेड रेंज थी, इस वजह से वो मैं आप इनफॉर्मल मीन नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। जैसे एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। मैं जो अपनी नानी को लिखूंगी वो इनफॉर्मल लेटर होगा, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल को जो लेटर लिखूंगी दैट शुड बी द फॉर्मल लेटर, उसके वर्ड्स भी फॉर्मल होंगे। सेम इज द केस, उसने कोई नॉवल को ट्रेडिशनल वे में, फॉर्मल वे में फॉलो नहीं किया। उसने जो अपने कैरेक्टर्स को बयान किया वो इनफॉर्मल वे में बयान किया। ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि देखिए उसने जो दोनों, यस समहाउ हम ये भी कह सकते हैं कि वो रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो फॉर्मल कैरेक्टर्स जो थे, इनफॉर्मल या फॉर्मल कैरेक्टर्स में हम रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं कि उसका जो हीरो था। अदरवाइज अगर हम फॉर्मल वे की बात करें तो हीरो को हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि वो बहुत ही नेक होता है, बहुत ही अपराइट होता है, और हीरोइन के बारे में भी ऐसे ही लिखा होता है। अब इसने दोनों की अंदर जो खामियां थी उसको हाईलाइट किया कि दोनों के अंदर खामियां थी, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वो ग्रूम होते हैं या वो मेच्योर होते हैं। ठीक है, Jane Austen is preeminently a realist and reveals her characters truthfully and realistically. Her real talent is revealed much through her capacity for characterization. The range of her characters is narrow and she confines herself to the landed gentry in the countryside. She omits the servants, the laborers, even the yeomanry. Servants appear where they are needed, but usually they are not heard. The aristocracy is also left out. उसके जो रेंज ऑफ कैरेक्टर्स थे वो बहुत नैरो थे, और वो कन्फाइन करती है अपने आप को टू द लैंडेड जेंट्री इन कंट्री साइड। ठीक है, उसकी एक लिमिटेड रेंज थी। ठीक है, और वो सिर्फ जो लैंडेड जेंट्री थी, कंट्री साइड किसे कहते हैं, जो विलेज लाइफ होती है, दैट इज नॉट द अर्बन लाइफ, दैट इज द विलेज लाइफ, जो कि वो यहाँ पे शो करती है, जिसको हम रूरल लाइफ कहते हैं। और आपके ज्यादातर नॉवेल्स जो हैं वो रूरल लाइफ के ऊपर बने हुए हैं कि गांव की जिंदगी कैसी होती। शी ओमिट्स द सर्वेंट्स, उसमें वो जिसने सर्वेंट क्लास को निकाल दिया था, लेबरर्स को, इवन द ह्यूमैनरी। ठीक है, उसने ह्यूमैनरी, ये जो बेडमैन होते हैं, सर्वेंट क्लास से ताल्लुक। सर्वेंट्स अपीयर वेयर दे आर नीडेड बट यूजुअली दे आर नॉट हर्ड। द एरिस्टोक्रेसी इज ऑल्सो लेफ्ट आउट, जो बहुत ऊंची एरिस्टोक्रेसी थी वो भी उसने निकाल दी थी। एंड इफ जेन ऑस्टन does take an aristocratic character, it is only to satire him. Lady Catherine in Pride and Prejudice is arrogant, pretentious, stupid, and vulgar. Jane Austen finds herself at home only with the country gentry and their usual domestic involvement. ठीक है, उसने जो है अगर कोई एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर लिया भी है तो उसको उसने बताया है कि जस्ट टू सटायर दैट कैरेक्टर। और फिर अगर लेडी कैथरीन की अगर हम बात करें और वो एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर है, तो वो किससे ताल्लुक रखती है, टू जेन ऑस्टन फाइंड हरसेल्फ विद द कंट्री जेंट्री, कि वो ज्यादा उसका कंट्री जेंट्री से ताल्लुक था। एंड देयर यूजुअल डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट, कि इनकी जो डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट थी, जो घरेलू लाइफ थी, एक टिपिकल औरत की जो जिंदगी होती है, फिर उसकी बच्चियां जवान होती है और वो जिस तरीके से बिहेव करती है, उसने वो बिहेवियर्स खवातीन के इन अ डोमेस्टिक लाइफ उसने शो किए हैं। ऑल दो हर आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज स्टैटिक throughout, her art of characterization developed with time. और although उसका जो art of plot construction है वो static रहा throughout, her art of character developed with time। ठीक है, उसका art of characterization जो है develop हुआ with the passage of time. In spite of such a limited range to choose from, she has produced a variety of character. In her all 6 novels, she never repeated a single character. That is why Macaulay who compares her to Shakespeare. There is a great difference between the vulgarity of Mrs. Bennet and the vulgarity of Mrs. Jennings. According to Macaulay, her characters are perfectly discriminated. The snobbishness of Vicar, Mr. Collins in Pride and Prejudice is unlike that of Mr. Elton, the Vicar in Emma.
But though these characters are so highly individualized, they have also a touch of the universal about them. In fact, this is a mark of greatness of an artist. While retaining all the particularity of her individual experience, she so projects it that it transcends the narrowness of individuality and embraces the eternal, the universe. और फिर क्या होता है कि वाइल उसने तमाम रिटेन किया पर्टिकुलरिटी ऑफ हर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को, शी सो प्रोजेक्ट दैट इट ट्रांसेंड द नैरोनेस इंडिविजुअलिटी एंड ब्रेसेस द एटर्नल। अब देखें इस लाइन का मतलब सुने जरा। उसने लिमिटेड रेंज पे काम किया। जब आप लिमिटेड रेंज पे, छोटी रेंज पे काम करते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ कि एक बल्ब को चार, एक कमरे के अंदर जो है 4 कैंडल्स कोने कोने पे लगा दी जाए ना, तो वो इतनी रोशनी नहीं करेगी जो कि एक छोटा बल्ब कर देता है, क्योंकि उसकी लिमिटेड रेंज है। तो जेन ऑस्टन की भी लिमिटेड रेंज थी। उसने डोमेस्टिक लाइफ, सॉरी, उसने सबसे पहले रूरल लाइफ यानी कि कंट्री साइड के ऊपर बात की, और कंट्री साइड में भी उसने सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर बात की। ठीक, तो ये उसकी नैरोनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी किसे कहते हैं? देखिए, हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी अपनी एक खसूसियत होती है, उसकी अपनी एक खासियत होती है। तो जेन ऑस्टन की जो वो नैरो रेंज थी, उसमें उसने एक हॉलवा क्रिएट किया, और वो जो नैरोनेस थी, जो कि वो उसकी इंडिविजुअलिटी बनी, एंड देन इट बिकम्स द एटर्नल, द यूनिवर्सल। ठीक है, यानी कि एम्ब्रेसेस द एटर्नल का मतलब ये है कि उसने एक हॉलमार्क क्रिएट कर दिया कि उसका ये जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, ये अब एक यूनिवर्सल नॉवल समझा जाता है। यानी कि जब से जेन ऑस्टन ने ये लिखा है इसको, अभी देखिए नॉवेल्स में सबसे पहला नॉवल ही प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, सही। तो इट मीन्स कि वो यूनिवर्सल बन गया, हमेशा के लिए जो है वो एक मास्टरपीस बन के रह गया। तो ग्रेट आर्टिस्ट ऑलवेज मेक देयर कैरेक्टर बोथ इंडिविजुअल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सर्टेन क्लास। तो जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं, आजकल आप देखें ड्रामास क्यों अपनी साख खो चुके हैं, हर तरह का कैरेक्टर बीच में डाला होता है। अगर वो एक ही जेंट्री को पकड़े और उसके ऊपर लिखें, या एक क्लास को उठाएं और उसके ऊपर लिखें, तो ऑब्वियसली वो एक ग्रेट आर्टिस्ट बनेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम हलवा पका देते हैं कैरेक्टर्स का, तो फिर समझ कुछ नहीं आती। तो इसने एक्चुअली हलवा नहीं बनाया, इसने एक स्पेसिफिक जेंट्री को लिया, और उस जेंट्री में भी स्पेसिफिक इशू के ऊपर उसने बात की, और वो इशू डोमेस्टिक इशू था। और डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर उसने मैरिज को, मतलब क्लास कॉन्शियसनेस को, वेल्थ को, थीम ऑफ वेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा उसने हाईलाइट किया कि किस हद तक हम क्लास कॉन्शियस होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने दिखाई थी कि कौन सी क्लास फिर क्या रिप्रेजेंट करती है। Mr. Bennett represent all the cynical fathers and husbands who shrink their moral responsibilities. ठीक है, मिस्टर बेनेट जो है, अब अगर हम इस फैमिली की बात करें, तो वो एक ऐसा फादर था, एक साइनिकल शक्की मिजाज सा फादर था, जो कि, या एक हस्बैंड था जो कि अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से श्रिंक हो गया था। एलिजाबेथ इज क्वाइट यूनिवर्सल इन हर चार्म एंड विद इवन हर प्रेजुडाइस। विकम represents all pleasant looking but selfish and unprincipled flirts। और विकम जो है वो हर तरह के प्लेजेंट को शो करता था, जो कि प्लेजेंट लुकिंग तो था, बट सेल्फिश और अनप्रिंसिपल्ड फ्लर्ट्स था। देखने में वो खूबसूरत था, हर तरह से यूनिफॉर्म पर्सनल था, बट ही वाज अ फ्लर्ट। Jane Austen usually represent her character dramatically, though through their conversation, their actions, their letter, she makes a very careful use of conversation, which says Robert, Lydia is 3/4 of her world। कि लिडिया जो है वो 3/4 of her world थी। Her character developed through dialogues, which mean they are revealed in conversation or what others say about them। ठीक है, वो अपने कैरेक्टर्स को ड्रामेटिकली पोर्ट्रे करती थी, उनकी कन्वर्सेशन को, चाहे वो अब उनके एक्शंस के थ्रू हो या उनके लेटर्स के थ्रू हो। और सेम इज द केस, जो लिडिया है वो 3/4 ऑफ हर वर्ल्ड थी, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं उसके डायलॉग से, अपने डायलॉग से। ड्रामा के अंदर डायलॉग्स लिखे जाते हैं और यहाँ पे भी उसने कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के थ्रू उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया।
उनकी इवन उनके रिवील होते हैं वो अपनी कन्वर्सेशन की वजह से। इनर सेल्फ उनकी आउट कैसे होती है, उनकी कन्वर्सेशन की वजह से। फॉर इंस्टेंस द डायलॉग बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ रिवील द हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू। डार्सी, कॉलिन, Wickham and Lydia revealed much of themselves through their actions, while some of them, like Collins and Lydia, revealed through their letters. अब देखें ड्रामेटिक टेक्निक्स क्या होती हैं। हम कहते हैं ना उसने ड्रामेटिकली पोर्ट्रे किया। ड्रामा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कन्वर्सेशन होती है, एक्शंस होते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो रिवील होते हैं अपने एक्शन से और अपनी कन्वर्सेशन से, ठीक है, अपने डायलॉग्स के थ्रू और फिर या कन्वर्सेशन के थ्रू या फिर व्हाट अदर्स सेज अबाउट देम या फिर बाकी उन कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स की जो रिविलेशन है वो नॉट ओनली जेन ऑस्टन, हम कहते हैं ना जेन ऑस्टन ने इनफॉर्मल वे में लिखा, बेसिकली तो वो नॉवल लिख रही थी लेकिन उसने उसके अंदर उस नॉवल के अंदर ड्रामेटिकल टेक्निक्स भी यूज की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायलॉग जो है वो एक ड्रामेटिकल टेक्निक होती है, तो वो डार्सी और एलिजाबेथ के बिटवीन क्या शो करता है, उनकी हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एक हॉस्टिलिटी, एक दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। सेम इज द केस विद द अदर कैरेक्टर जिसमें डार्सी, कैरोलिन, विकम, ये कॉलिन होगा, कैरोलिन तो कोई कैरेक्टर नहीं था, कॉलिन था, और विकम, लिडिया रिवील्ड मच ऑफ देमसेल्व्स थ्रू देयर एक्शंस। ठीक है, ये सब अपने एक्शंस के थ्रू। हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ड्रामा क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होती है कि वो इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस होती है और वो रिवील होती है थ्रू द कन्वर्सेशन या फिर हम उसको प्लॉट के थ्रू, और फिर उसका एक लेंथ होती है एंड देन फाइनली जो है कथारसिस होता है, कैरेक्टर्स रिवील होते हैं थ्रू देयर एक्शंस एंड थ्रू देयर कन्वर्सेशन या थ्रू देयर डायलॉग। ये ड्रामा की डेफिनेशन होती है। व्हाइल सम ऑफ देम लाइक कॉलिन्स एंड लिडिया आर रिवील थ्रू देयर लेटर्स। ठीक है, कॉलिन्स और लिडिया जो है वो रिवील होते हैं अपने लेटर्स के थ्रू। वी लर्न अबाउट एलिजाबेथ थ्रू हर स्पीच। इसी तरह लिडिया एलिजाबेथ को किससे हम कैसे लर्न करते हैं, उसकी स्पीच की वजह से, उसके एक्शंस या फिर उसके रिमार्क्स ऑफ सच पीपल एज डार्सी। ठीक है, या फिर बाकी उन कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं। ओके फाइन, कैरोलिन इज द बिंगली सिस्टर्स नेम। ओके फाइन फाइन, ठीक हो गया। A direct comment is sometimes added, but that is often in the form of an explicit statement or what has already been suggested dramatically. और एक डायरेक्ट कमेंट था जो कि ऐड होता है लेकिन वो इज ऑफन इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑलरेडी हैज बीन सजेस्टेड, कि क्या ऑलरेडी भी सजेस्टेड हुआ है। दस इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस द मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसेस बेनेट and the sarcastic humor of Mr. Bennet have already been revealed in their dialogues before the novelist makes a direct comment on them. Through Jane Austen does not convince her character in the pairs as Thackeray usually does. Her characters are substantially revealed through comparison and contrast with others. Lady Catherine and Mrs. Bennet balance each other in their vulgarity as well as their matchmaking. इसी तरीके से लेडी कैथरीन और मिसेस बेनेट, अब देखें आगे ना फीमेल कैरेक्टर, तो जेन ऑस्टन जो है वो अपने कैरेक्टर को क्या करती है, पेयर्स, वो पेयर्स में तो कंसीव नहीं करती जैसे ठैकरी ने किया था, लेकिन उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट से बड़ा शो होते हैं। फॉर एग्जांपल लेडी कैथरीन और मिसेस बेनेट जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं इन द वल्गैरिटी। मिसेस बेनेट मिडिल क्लास, लेडी कैथरीन एरिस्टोक्रेसी, और दोनों का आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट। As well as their matchmaking maneuvers become serves a contrast to Darcy। और इसी तरीके से उनकी मैच मेकिंग जो है वो मैनोवर कहते हैं इशारा करना। ठीक है, विकम को मैनोवर करती है सर्व्स एज, या किसी को बेनोवरिंग कहते हैं बेटा, जैसे हम आंख से इशारा करते हैं ना ये फलानी है, मतलब बोलते नहीं और हम मैनोवर करके, या हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमारे मैनोवरिंग इस तरह की हो जाती है, तो इम्प्रेशंस बेसिकली देना उसको हम मैनोवर कहते हैं। तो विकम जो है वो सर्व करता है एज अ कंट्रास्ट टू डार्सी, व्हाइल बिंगली इज फॉइल टू हिम। ठीक है, विकम जो है वो एक कंट्रास्ट है डार्सी का, लेकिन बिंगली जो है वो फॉइल कैरेक्टर है किसका, डार्सी का।
एलिजाबेथ को कंपेयर कंट्रास्ट किया गया जेन के साथ, शार्लोट लुकास और कैरोलिन बेगले के साथ. Though there are at least one female character placed at the center with whom Jane Austen identifies herself, the so project it that it transcends the narrowness of individuality and sorry. तो अब इसमें क्या था कि दो देर इज एक ही फीमेल कैरेक्टर था जिसको सेंट्रल में रखा गया, जिससे जेन ऑस्टन अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, और द आइडेंटिटी इज नेवर कंप्लीट, और वो आइडेंटिटी कभी कंप्लीट हुई नहीं. इन प्राइड एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ बेनेट echoes Jane Austen's own sense of humor and ironic wit and ability to laugh at whims and inconsistencies, but it would be preposterous to assume that Jane Austen herself suffered from all the prejudices suffered by Elizabeth. अब क्या था कि जेन ऑस्टन जो है वो एक्चुअली एक अगर हम कहें कि बियोग्राफिकल कैरेक्टर है यहाँ पे कोई भी, तो वो एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर था, जो कि रिप्रेजेंट करती थी जेन ऑस्टन के अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को, उसकी आयरॉनिक विट को, ठीक है, और उसकी एबिलिटी टू लॉफ एट विम्स एंड इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द जो विम्स एंड इनकंसिस्टेंसीज थी उनको मतलब पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो उसने एक कैरेक्टर एलिजाबेथ को यूज किया, और शायद ये एज्यूम किया जाता है कि जेन ऑस्टन अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी एलिजाबेथ के कैरेक्टर के साथ. द सिंपैथी एंड द पार्शियल आइडेंटिफिकेशन हेल्प जेन in delineating the character faithfully, and at the same time she maintains the distance necessary for realistic and impartial rendering of character. कहीं ना कहीं जेन ऑस्टन की सिंपैथी तो गेन करती है, एलिजाबेथ का कैरेक्टर गेन कर जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है हम ये देखते हैं कि जेन ऑस्टन हमें नजर आई रियलिस्टिक और इम्पार्शियल इन रेंडरिंग ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, वो रियलिस्टिक और इम्पार्शियल रेंडरिंग ऑफ कैरेक्टर से हमें लगता है कि उसने एक मेंटेन किया डिस्टेंस, कि खाली उसने एलिजाबेथ को सिंपथाइज नहीं किया, बल्कि उसने एक इम्पार्शियल रेंडरिंग ऑफ कैरेक्टर भी शो की. हर वर्ड ऑफ रियलिटी Her word of reality is never disturbed for all its romances, elopement and deductions. ठीक है, अब अगर हम जेन ऑस्टन की भी बात करें तो उसकी जो वर्ड ऑफ रियलिटी थी वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुई फॉर ऑल इट्स रोमांसेस, elopement और डिजेक्शन, बिकॉज ऑफ कन्विंसिंग रियलिटी ऑफ हर कैरेक्टर्स. ठीक है, ये आम उस दौर में हुआ करता था, और उसके कैरेक्टर्स हैव मेनी साइडेडनेस एंड लाइक रियल मैन दे आर मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल, वर्च्यू एंड विकेटनेस. ठीक है, रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर थे, ऑल्दो एनीवन trait may be prominent in a character, yet no single trait dominates. For instance, although Elizabeth is an embodiment of wit, virtue, and intellect, yet she also possesses pride and prejudice. A major character change and grow under the stress of circumstances. Minor characters are flat. For example, Mrs. Bennet, who never changes her color. Jane Austen had deep insight into the processes of chart and psychology of mind. This penetration enables her to elucidate complex character. अब यहाँ पे देखें मेजर कैरेक्टर्स जिनको हम राउंड कैरेक्टर्स भी कहते हैं, वो चेंज भी होते हैं और ग्रो भी होते हैं अंडर द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टांसेस. और जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, आ गया ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ माइनर एंड मेजर कैरेक्टर्स. तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मिसेस बेनेट जो कि कभी चेंज ही नहीं होती, who never changes her color. Jane Austen has deep insight into the processes of chart and psychology of mind. This penetration enable her to elucidate complex character. और ये penetration जो है उसको enable करती है कि वो अपने elucidate करे complex characters को. Elizabeth, Darcy and Wickham are complex characters. ठीक है, अगर हम देखें तो एलिजाबेथ, डार्सी और विकम जो है ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं जो
देखिए जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर साइकोलॉजिकली ट्रू, दे आर सीन फ्रॉम विदाउट एज वेल एज फ्रॉम विद इन। विदाउट फ्रॉम एंड विद इन से क्या मुराद है कि उनको बैरूनी सतह पे और अंदरूनी सतह यानी कि विद इन कहते हैं साइकोलॉजिकली उनका माइंड सेट रीड आउट करना, ठीक है। तो दिस साइकोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक, तो विदाउट बेसिकली रियलिस्टिक पोर्ट्रियल होता है और साइकोलॉजी विद इन होता है, ठीक है। तो वो क्या उसके कैरेक्टर मेक देम अकॉर्डिंग टू डेविड सिसिल थ्री डायमेंशनल, के उसके जो है थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर्स थे। आजकल हम देख रहे होते हैं ना आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग में थ्री डी का इमेज देखते हैं ना, थ्री डी कॉन्सेप्ट, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। हर जाविये से देखें तो तस्वीर वैसी नजर आ रही होती है थ्री डी कौन, तो वो हर तरह से वो आप कभी रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो वो थ्री डी बैनर लगा होता है, वो बिल्डिंग को ऐसे देख लें या उधर से देख लें तो वो उभरी हुई नजर आती है। तो सेम इज द केस, उसके जो कैरेक्टर्स थे वो तमाम डायमेंशंस को शो करते थे, ठीक है। पहले देखें तस्वीरें होती थी बिल्कुल फ्लैट होती थी, आजकल थ्री डी आ गई, सही। तो वो लगता है ऐसे, ये बिल्डिंग है वो वायर को निकली हुई है और रियल लग रही होती है, थ्री डी लग रही होती है। तो इसी तरह कैरेक्टर्स भी भाई थ्री डी होते हैं और उसके कैरेक्टर्स जो हैं दे आर ट्रू टू लाइफ यानी कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल किया, डज नॉट exaggerate about or exalt them, nor does she demean them, rather she portrays them realistically. Even dull and commonplace character become interesting. The pompous stupidity of Mr. Collins and absurdity and vulgarity of Mrs. Bennet should in real life prove an irritating to us as to Elizabeth and Darcy, ठीक है। इस तरह के जो कैरेक्टर है जैसे मिस्टर कॉलिंस और मिसेस बेनेट का कैरेक्टर था वो उसी उतना ही रियल लाइफ में भी ऐसे इरिटेटिंग होते हैं, but even these characters become such a rich source of mirth and humor. Although our understanding of male character is also profound, yet she excels in female character. One of the several requirements of comedy of manners is need of witty and vigilant women. The character of women are more searching and lifelike than those of men. The truth is no far to seek. Her female characters share to a great extent the balanced outlook, the feminine point of view of their creator. Her female characters are therefore better drawn than her male characters. तो उसके जो female characters थे वो बेटर ड्रॉन थे देन हर मेल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके मेल कैरेक्टर से ज़्यादा बेहतर उनके फीमेल कैरेक्टर्स थे। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ठीक है। तो अभी ये कि कल की जो असाइनमेंट है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कल की असाइनमेंट में आपने क्या कर। अच्छा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्रिटिकली एनालाइज द मेल सूटर्स इन ऑस्टन नॉवल। मेल सूटर्स कहते हैं रिश्ते के ख्वाहिशमंद मर्द हजरात को, ठीक है, जो कि रिश्ता भेजते हैं या वो किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं उनको सूटर्स कहते हैं, सही हो गया। अब इधर कितने मेल सूटर्स थे, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में हम सबसे पहले मिस्टर डार्सी की बात करेंगे, देन मिस्टर कॉलिंस की बात करेंगे, देन विकम की बात करेंगे, मिस्टर बिंगली इज वन ऑफ देम, ठीक है। वो मेल सूटर्स थे, बाकी जितने भी थे वो ऑलरेडी शादीशुदा जोड़े थे, ठीक है। बाद के जो रिश्ते के ख्वाहिशमंद मर्द कितने थे, वो चार थे, क्योंकि थीम ऑफ मैरिज पे बना था, इस वजह से मेल सूटर्स बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ। Critically analyze the male suitors in Austen novel. In Pride and Prejudice, written by Jane Austen, deal with life and morality.